नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन जुलाई एग्जामिनेशन 2026 की बात करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम डेट है आपकी 29 अगस्त को। एग्ज़ाम कब है? 29 अगस्त को। और पेपर कोड होगा आपका PH01 पॉलिटिकल साइंस की। ये क्लास नंबर हमारी पहली होगी। तो देखिए, हम इसमें इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। जो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं वही देखेंगे। देखिए, सेक्शन ए की बात करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए आप, व्यवहारवाद द्वारा प्रतिपादित के सिद्धांत को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और तार्किक बनाने पर बल दिया। इसमें तथ्यों एवं व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिए, पहले प्रश्न आ रखे हैं वही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 1 का दूसरा देखिए, राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता के साथ साथ मूल्यों, सामाजिक प्रासंगिकता और राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर जोर देने वाला दृष्टिकोण है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे देखिए अगला प्रश्न आप, कि डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कार्य क्या? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख निर्गत कार्य देखिए आप, कि नीति का निर्माण करना, नीतियों का क्रियान्वयन करना और नीतियों का न्याय निर्णय करना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला आगे देखिए अगला प्रश्न, आप सबसे पहले हमारे चैनल एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, जो हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। आगे देखिए, राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा और चेतना के महत्वपूर्ण वाहक हैं को समझाइए। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक विचारों, नीतियों और अधिकारों की जानकारी देते हैं तथा मतदान और राजनीतिक भागीदारी के लिए जागरूक करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न आप, हठीगठन के अनुसार राजनीतिक पतन को कैसे रोका जा सकता है? इसके अनुसार आप देख सकते हो, राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करके राजनीतिक भागीदारी और संस्थागतकरण में संतुलन स्थापित करके राजनीतिक पतन को रोका जा सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आप, इंटीट्यू का अर्थ समझाइए। अंग्रेजी मुझे आती नहीं है तो इतना पढ़ना नहीं आता मेरे को। ये क्या लिख रखा है आप बता देना। एंटीट्यूड नागरिकों को किसी कानून या प्रस्ताव को विधायिका के समक्ष रखने की पहल करने का अधिकार है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य और उसे दी गई मजदूरी के बीच का अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, जिसे आप पूंजीपति लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पर हर क्लास की आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। क्लास हमारी 3 क्लासें आएगी। ये पहली क्लास चल रही है, 2 क्लासें और आएगी। 3 क्लास में से मुझे नहीं लगता आपका एक भी प्रश्न है वो बाहर जा सके। तो आगे देखिए सेक्शन ब की बात करते हैं हम। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा दिए गए अंतर अनुशासनात्मक महत्व को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति का अध्ययन केवल राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं होता। इसमें आप देख सकते हो, अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से राजनीतिक व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का संबंध मुख्यतः समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, विधि तथा सांख्यिकी आदि विषयों से है। आगे देखिए आप,
कि समाजशास्त्र से सामाजिक संरचना और समूह को समझने में सहायता मिलती है। अर्थव्यवस्था से जो आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक निर्णयों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान से मतदाता व्यवहार, नेतृत्व और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझा जाता है। इतिहास राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझने में सहायता करता है। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझता है और राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक एवं वास्तविक अध्ययन पर बल दिया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आप कि राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देना, स्टार लगा देना। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ये 100% आपका आएगा। हाँ देखिए आप कि व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद की समस्याओं के प्रति असंतोष के कारण हुआ। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन को अत्यधिक वैज्ञानिक और मूल्य निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया, लेकिन इससे वास्तविक राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा होने लगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आप उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख कारण देखिए आप, तो आप देख सकते हो हाँ, व्यवहारवाद द्वारा मूल्यों की उपेक्षा सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान में इसकी सीमाएं हैं। राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक रूप से अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। आगे देखिए आप, जैसे कि युद्ध, गरीबी, असमानता और हिंसा जैसी समस्याओं को बढ़ना राजनीतिक अध्ययनों के में मूल्यों और नैतिकता को पुनः आवश्यकता है। केवल तथ्यों के बजाय तथ्यों के सामाजिक महत्व पर जोर देना चाहिए। हाँ आगे देखिए, इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने प्रासंगिकता और क्रिया को महत्व दिया। राजनीतिक विज्ञान को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न आप कि राजनीतिक व्यवस्था में फीडबैक से क्या तात्पर्य और इसका महत्व बताइए। राजनीतिक व्यवस्था में फीडबैक, जिसे हम प्रतिसाद या प्रतिपुष्टि का अर्थ है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों पर जनता तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं की प्रतिक्रिया वापस राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचती है। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल में फीडबैक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता की प्रतिक्रिया, चुनाव, जनमत और आंदोलन, मीडिया, राजनीतिक दलों और दबाव समूह के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इसका महत्व देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या देखोगे, महत्व। सरकार को अपनी नीतियों की सफलता असफलता का पता चलता है। किसकी नीतियों की सफलता और असफलता का पता चलता। जनमत को समझने में सहायता मिलती है। सरकार आवश्यकता अनुसार नीतियों में परिवर्तन कर सकती है। राजनीतिक व्यवस्था में जो स्थिरता प्राप्त होती है। हाँ आगे देखिए, जनता और सरकार के बीच में जो संबंध मजबूत होते हैं, इस प्रकार फीडबैक राजनीतिक व्यवस्था को बदलती परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने में सहायता करता है। हाँ आगे देखिए आप, डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन के 3 सिद्धांत को समझाइए। देखिए 3 सिद्धांत कौन कौन से। पहला सिद्धांत देखिए आप, उनसे पहले एबी डायसी ने जो विधि के शासन है, रूल ऑफ लॉ को ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना है। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत है। पहला देखिए कानून की सर्वोच्चता। आगे देखिए आप, किसी व्यक्ति को कानून के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। मनमानी शक्ति का विरोध किया जाता है। अगला देखिए, कानून के समक्ष समानता। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। सामान्य नागरिक जो अधिकारी दोनों समान कानून के अधीन होते हैं। संविधान एवं अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा। देखिए आप, नागरिकों के जो अधिकार सामान्य कानून और न्यायालयों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। राज्य की जो शक्ति कानून द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार विधि का शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न होगा हमारा कि न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को समझाइए। लोकतंत्र में इन्हें क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए आप, न्यायिक पुनर्वलोकन
जडिकल्स रिवर्स वह शक्ति हैं जिसके द्वारा न्यायालय ये जांच करते हैं कि कानून और सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। असंवैधानिक पाए जाने पर न्यायालय उन्हें अमान्य घोषित कर सकता है। न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय होता है, सक्रिय की भूमिका निभाती है तथा आवश्यक परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन को उचित दिशा निर्देश देती है। अब लोकतंत्र में महत्व है कि आपकी संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, कानून के शासन को मजबूत करना चाहिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। इस प्रकार दोनों लोकतंत्र में संवैधानिक संतुलन और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 क्लासें होगी हमारी, कितनी होगी? 3 क्लासें होगी। 3 क्लासों में से एक भी क्वेश्चन है आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। बीए के लगभग मैंने सारे एग्जाम के पेपर करवाए। टीएस ग्रीन के कथन राज्य का आधार इच्छा शक्ति नहीं को समझाइए, इसका महत्व भी क्या है वे भी समझाइए। देखिए आप, ग्रीन के अनुसार जो राज्य केवल बल या शक्ति के आधार पर संचालित नहीं होना चाहिए। राज्य की वास्तविक शक्ति नागरिकों की सामान्य इच्छा और स्वीकृति में निहित होती है। ग्रीन ने व्यक्ति और राज्य के संबंध को सकारात्मक दृष्टि से देखा है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों में उपलब्ध कराना है। यदि राज्य केवल बल प्रयोग करता है और उसकी वैधता कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जब नागरिक राज्य के कानूनों को उचित मानकर उनका पालन करते हैं तब राज्य स्थिर और वैध बनता है। इसका महत्व देखिए आप, ये विचार है वो लोकतंत्र नागरिक सहमति, स्वतंत्रता और वैध शासन को महत्व देता है। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में जन समिति को राज्य की वैधता का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। आगे देखिए आप, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय क्या है? जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस ऑफ फेयरनेस माना है। आगे देखिए, रॉल्स के अनुसार जो समाज की मूल संस्थाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो। आगे देखिए आप, रॉल्स ने मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन और अज्ञान के पर्दे वेल ऑफ लेग्रेनेंस की कल्पना की। अज्ञात के पर्दे के पीछे व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि समाज में उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी, इसलिए वह ऐसे न्यायपूर्ण सिद्धांत चुनेगा जो सभी के लिए निष्पक्ष हो। आगे देखिए आप, उनके न्याय सिद्धांत के 2 प्रमुख आधार होते हैं। समान मूलभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं का ऐसा वितरण जिसमें सबसे कम लाभ प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ मिले और तथा अवसर सभी के लिए उचित रूप से सम्मान हो। आगे देखिए, अगला प्रश्न होगा आपका कि मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाइए। तो आप देख सकते हो इसके महत्वपूर्ण आधार क्या हैं, देख सकते हो इसके अनुसार संसार की जो वास्तविकता का आधार भौतिक परिस्थितियां हैं, न कि केवल विचार। मार्क्स के अनुसार समाज में जो परिवर्तन विरोधी शक्तियों और उनके संघर्ष के कारण होता है, समाज की जो आर्थिक संरचना और उत्पादन संबंध जो सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। इसके भौतिकवाद के अनुसार आप देख सकते हैं द्वंद्वात्मक पदार्थ और भौतिक परिस्थितियां प्राथमिक हैं। समाज निरंतर परिवर्तनशील, परिवर्तन विरोध शक्तियों के संघर्ष से होता है। आर्थिक संबंध सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ग संघर्ष जो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है। इस प्रकार मार्क्स ने इतिहास और सामाजिक परिवर्तन को भौतिक परिस्थितियों तथा संघर्ष की प्रक्रिया के माध्यम से समझाया है। अगला सेक्शन होगा हमारा सी, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो आप देखिए इसमें 10वां प्रश्न देखिए आप कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं की व्यवस्था कीजिए। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का विकास पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाओं के कारण हुआ है। पारंपरिक जो दृष्टिकोण मुख्यतः आप देख सकते हो कि राज्य, सरकार, संविधान, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था।
आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक अध्ययन का क्षेत्र अधिक व्यापक बना दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख आप विशेषताओं देख सकते हो कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्ति और समूह की जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक पद्धति इसकी आप देख सकते हो। वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का संग्रह, निरीक्षण, सर्वेक्षण और विश्लेषण करके जो राजनीतिक घटनाओं को समझाने का प्रयास किया जाता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण देख सकते हो आप। राजनीति को समझने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और मानव शास्त्र आदि की सहायता ली जाती है। आगे देखिए, अनुभवात्मक अध्ययन देख सकते हो आप। राजनीति सिद्धांतों के साथ वास्तविक राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाता है। अगला देखिए आप, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ उनके बीच में होने वाले प्रक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शक्ति का अध्ययन देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान में शक्ति, प्रभाव और अधिकार को राजनीतिक अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अगला होगा हमारा मूल्य और तथ्य। क्या होगा? मूल्य और तथ्य। उत्तर व्यवहारवाद के प्रभाव से आधुनिक दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ जो मूल्यों और सामाजिक प्रासंगिकता को भी महत्व दिया। अब गतिशीलता देख सकते हो आप। राजनीति को स्थिर न मानकर परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इस प्रश्न का निष्कर्ष आप देख सकते हो कि आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान का अधिक व्यापक वैज्ञानिक व्यवहार और समाज उपयोगी बनाया। इसके कारण राजनीतिक घटनाओं को वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना संभव हुआ है हमारे। अगला प्रश्न होगा हमारा कि व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। आधुनिक समय में इसकी शक्तियों क्यों कम हो गई, उसके बारे में बताना। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। लोकतांत्रिक शासन में व्यवस्थापिका जनता को प्रतिनिधित्व करती है। व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य आप देख सकते हो। क्या देखेंगे? अब हम कार्य देखेंगे। तो देखिए, कानून निर्माण, ये नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। वित्तीय कार्य क्या है कि बजट और करों को स्वीकृति प्रदान करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्न, बहस, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाना होता है। जन प्रतिनिधित्व, जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखना। संवैधानिक कार्य हमारा होगा कि संविधान में जो निर्धारित प्रक्रिया हैं उसके अनुसार संशोधन करना। निर्वाचन संबंधित कार्य क्या होगा कि कुछ देशों में उच्च पदों के निर्वाचन में भाग लेना। विमर्श का कार्य कि राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करना। आधुनिक समय में जो शक्तियों में कमी के कारण देख सकते हो आप, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि करना। दलगत राजनीति का प्रभाव, प्रशासनिक एक तकनीकी विषयों की जटिलता, प्रत्यायोजित विधान का बढ़ावा देना। आगे देखिए आप, आपातकालीन जो परिस्थितियों में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ना। राजनीतिक दलों द्वारा विधायकों पर नियंत्रण करना। व्यवस्थापिका की जो पारंपरिक शक्तियों में कुछ कमी आई है, फिर भी लोकतंत्र में कानून निर्माण, जनप्रतिनिधित्व और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न होगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो देखिए आप, देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक संस्थागत सहभागी और अधिक प्रभावी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तित होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं ये रही हैं कि पहली विशेषता आप देख सकते हो, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पर ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि कैसे होती है? अधिक से अधिक नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का विकास देखिए, राजनीतिक दल, विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन जैसी संस्थाएं मजबूत होती है। आगे देखिए, सत्ता का विवेकीकरण। राजनीतिक सत्ता जो व्यक्तिगत या पारंपरिक आधार के बजाय संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संचालित होती है।
अगला हमारा होगा कि राजनीतिक समानताएं कैसी होती है, आप देख सकते हो। तो देखिए आप, नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला हमारा होगा कि प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि कैसे होती है। राज्य की जो प्रशासनिक संस्थाएं अधिक संगठित और सक्षम बनती हैं। तो देखिए आगे, छठा देखिए, धर्मनिरपेक्षता। देखिए छठा और सातवां है जन संसार के विस्तार। राजनीतिक निर्णयों में धार्मिक प्रभाव की अपेक्षा तर्क और संवैधानिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। शिक्षा, मीडिया, संचार और साधनों के विकास में राजनीतिक चेतना बढ़ती रहती है। आगे देखिए आप, राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन। नागरिकों के अधिकार, जो आपको पता, अधिकारों, कर्तव्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आगे देखिए आप, जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का उद्देश्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय करना है जो अधिक सहभागी, संस्थागत, उत्तरदायी और प्रभावी हो। अगला हमारा होगा कि जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत को समझाइए। जॉन रॉल्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न BA के हर एग्जाम में लगभग आता ही है। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया। रॉल्स ने ये जानने के लिए न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए मूल स्थिति की कल्पना की। इसमें आप देख सकते हो, लोग अज्ञात के पर्दे के पीछे होते हैं। उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि समाज में वे अमीर होंगे या गरीब, शक्तिशाली होंगे या कमज़ोर, इसलिए वे निष्पक्ष नियमों को सहन करेंगे। रॉल्स के अनुसार न्याय के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। पहला हमारा होगा कि समान मूलभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता को सम्मान देना का समान अधिकार होना चाहिए। इसमें अभिव्यक्ति, विचार, अंतरात्मा और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। असमानता का सिद्धांत देख सकते हो कि सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं वो सभी उचित हैं या नहीं, इसके बारे में आप देख सकते हो। जब वो सभी के लिए उचित एवं समान अवसरों से जुड़ी हो, वह समाज के सबसे जो कम लाभ प्राप्त वर्ग के जो अधिकतम हित में हो, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। रॉल्स के जो न्याय को केवल समानता नहीं माना जाता बल्कि ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें स्वतंत्रता और अवसरों के साथ कमजोर वर्गों के हित की भी रक्षा हो। रॉल्स का न्याय आप देख सकते हो कि सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता, समान अवसर, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के बीच में संतुलित स्थापित करने का प्रयास करता है। ये हमारी क्लास 1 हुई। कौन सी हुई? क्लास 1। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि दूसरी क्लास आपको चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।